मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा हमेशा के लिए टल गया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के लिए ऐतिहासिक अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। यह ऐतिहासिक मील का पत्थर फ्रांस के वर्साई पैलेस में हासिल हुआ, जिसने पूरी दुनिया को राहत की सांस दी है। भारतीय समय के मुताबिक आज ये शांति समझौता लागू भी हो चुका है। जो शांति समझौता शुक्रवार को 19 जून को जनेवा के लूसर्न शहर में होना था, उसे अचानक तय वक्त से 24 घंटे पहले ही अमली जामा पहना दिया गया। फ्रांस के ऐतिहासिक वर्साई पैलेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद ट्रंप ने समझौते के दस्तावेजों पर साइन कर दिए। ट्रंप के दस्तखत के तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने भी तेहरान से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यानी कि डिजिटल माध्यम से इस समझौते पर अपनी मोहर लगा दी। इसके साथ ही दोनों महाशक्तियों के बीच सालों पुरानी दुश्मनी और हालिया युद्ध पर विराम लग गया। अमेरिका और ईरान के बीच हुए ऐतिहासिक शांति समझौते की 14 सबसे बड़ी और सबसे सख्त शर्तें अब दुनिया के सामने आ चुकी हैं। यह सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट से लेकर ग्लोबल मार्केट की पूरी तस्वीर बदलने वाला एक महादस्तावेज है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच तत्काल युद्ध विराम लागू हो गया है और एक दूसरे के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दोनों महाशक्तियों ने साफ किया है कि वे एक दूसरे की संप्रभुता का पूरा सम्मान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है और अगले 60 दिनों के भीतर दोनों देश एक फाइनल और अंतिम समझौते पर दस्तखत करें। युद्ध के मोर्चे से जो बड़ी राहत आई है, उसके मुताबिक ईरान की समुद्री नाकाबंदी को तुरंत खत्म किया जा रहा है और इलाके से अमेरिकी सेना की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इसके बदले में दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब ईरान की होगी। आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ईरान को पटरी पर लाने के लिए 300 अरब डॉलर के भारी भरकम आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। ईरान पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। अमेरिका भविष्य में कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाएगा। ईरान को तेल निर्यात में पूरी छूट मिलेगी और दुनिया भर के बैंकों में फ्रीज की गई उसकी सारी संपत्तियां तुरंत जारी कर दी जाएंगी। लेकिन इस आर्थिक राहत के बदले ईरान को भी दुनिया को एक बड़ी गारंटी देनी होगी। ईरान अब कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन पिंकी, ये बड़ा सवाल है कि क्या ईरान इसको मानेगा, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि परमाणु हथियार को लेकर के ईरान का स्टैंड हमेशा से 1 to 1 रहा है। बिल्कुल, इस पूरे समझौते की कड़ाई से निगरानी की जाएगी और इसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की मंजूरी भी दिलाई जाएगी। तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच हुए शांति समझौते के तुरंत बाद तेहरान ने एक बड़ा और कड़ा रुख अपना लिया है। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने ऐलान किया है कि रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब पहले जैसा नहीं रहेगा। गालिबाफ ने साफ कर दिया है कि दुश्मनों की हरकतों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की क्षमता को हकीकत में बदल दिया है। इस रूट से गुजरने वाले जहाजों को केवल 60 दिन तक ही फ्री ट्रांजिट की अनुमति मिलेगी। इसके बाद ईरान अपनी दी जाने वाली सुरक्षा और समुद्री सेवाओं के बदले हर जहाज से शुल्क वसूलेगा। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं और साथ ही रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अजिताभ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर सर, एक दिन पहले ये हस्ताक्षर हो गए हैं। एक दिन पहले हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि अभी बीच में एक दिन रहता है, उस एक दिन में बहुत कुछ पलट भी सकता है, लेकिन वो पलट जाए कुछ इससे पहले ही दस्तखत हो चुके हैं। क्या आपको लगा था कि एक दिन पहले भी दस्तखत हो सकते हैं? ये जल्दबाजी कैसे हुई? एक दिन का जो समय था उससे पहले दस्तखत कैसे हुए? इस दरमियान क्या कुछ हुआ होगा? जय हिंद पिंकी। देखिए, ये एक दिन पहले इसलिए हुआ, मैंने आपको कल भी बताया था कि इस पूरे प्रकरण में ट्रंप का डेस्परेशन जो है वो नजर आ रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो इसका आप देखिए, जो 14 बिंदु हैं, 14 बिंदु का पहला बिंदु ये है एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन ऑल फ्रंट्स। तो अब अमेरिका को ये लग रहा था कि दस्तखत होने से पहले कहीं इजराइल कोई बहुत बड़ा कांड न कर बैठे और वहां पर जाकर के कोई बहुत ज्यादा बड़ी समस्या नहीं हो जाए, जिससे कि पूरा का पूरा प्रोसेस डिरेल नहीं हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक वजह उसकी ये भी रही। दूसरी वजह ये रही कि वो वहीं उनको लगा कि ये फिजिकली बातचीत करने की बजाय इसको जितना जल्दी सील कर दिया जाए उतना बेहतर है। अब चूंकि ये साइन हो गया है, इसलिए आप देखिए ऑटोमेटिकली इजराइल के ऊपर भी दबाव बनेगा, क्योंकि दबाव इसलिए बनेगा कि इजराइल को अब ये एक बाध्यता बन गई है, ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है। तो अमेरिका उसके ऊपर दबाव डालने की परिस्थिति में आ गया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट साइन हो चुका है। अब जहां तक सवाल
ये कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा उसका है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक लाइन में मुझे इसको इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आप समाप्त करने की बात करेंगे तो ये एक अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर डॉक्यूमेंट है, जो 47 सालों से जो ईरान नहीं ले पाया वो सारा का सारा उसने एक दिन में ले लिया। बिल्कुल, ये वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि सरेंडर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है ईरान के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, सैंक्शंस गए, पैसा वो देगा, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, मिसाइल का कहीं नामो निशान नहीं है, ड्रोन्स का कहीं नामो निशान नहीं है, प्रॉक्सीज का कहीं नामो निशान नहीं है। वो क्या करेगा उसपे? और उसके बाद हॉर्मुज जो सबसे बड़ा इशू बन गया था उस पर ईरान ने कह दिया है कि भैया मैं तो टैक्स लूंगा, आप कर लो जो करना। बिल्कुल। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल निश्चित रूप से एक इतना जबरदस्त, पता नहीं क्या दबाव है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्योंकि ईरान को इतना उन्होंने ऑलरेडी तबाह कर दिया है, फिर उनके ऊपर दबाव है शायद उनकी अपनी पार्टी का या उनका। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि इस प्रकार का जो 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 डॉक्यूमेंट साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी मुखालफत, उसकी खिलाफत उनको अपने देश में भी झेलनी पड़ेगी। ये मेरे को, ये इसमें मुझे कोई संदेह नहीं लग रहा है। इसमें 2-3 चीजें हो रही हैं। जो 60 दिन का पीरियड है ये एक्सटेंडेबल है। यूरेनियम की कोई बात नहीं कर रहा, एनरिच्ड यूरेनियम, उसमें यह कहा गया है कि जो एनरिच्ड, मैंने पढ़ा है ये पूरा, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसका जब तक किस तरह से उसको डील करना है तब तक हम बातचीत करते रहेंगे, तब तक जो है वो ईरान और इसके ऊपर और एक स्टेटस को, जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि जो यूरेनियम उसका है उसका स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड टिल द टाइम यूरेनियम HEU का जो आप इसको किस तरह से डील करना है उसको नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मुझे लगता है कि एक बिल्कुल गिव अवे है, बिल्कुल अपने अमेरिका ने उसको ईरान को हर चीज दे दी है कि वो जो वो चाहता था, जो जितने 47 सालों का जो उनके ऊपर दबाव, और सारा पैसा फ्रीज जो डिफ्रीज कर देंगे इमीडिएटली, $300 अरब और देंगे। उन्होंने ये जरूर कहा कि वो $300 अरब में अमेरिका का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो आएगा। वो अपने बिजनेसमैन से दिलवाएं, स्पॉन्सर से दिलवाएं या क्या करें, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज में नजर आ रही है कि अमेरिका इसके बदले में ये ईरान से मांगेगा कि जो ईरान का रिकंस्ट्रक्शन है और जो ईरान का रीबिल्डिंग प्रोसेस है वो अमेरिका की कंपनियां आकर के वहां पर करें, ताकि अमेरिका का वहां पर प्रेजेंस हो जाए। लेकिन इसका ईरान के अंदर, ईरान की आवाम से इसका बहुत जबरदस्त बगावत आने वाली है, इसकी मुखालफत होने वाली है। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि ईरान की जो DNA है, जो 2 जनरेशन 1979 से अभी तक आई हैं, उन 2 जनरेशन को पिंकी जवन में घुट्टी की तरह के पिलाया गया है कि अमेरिका आपका दुश्मन है, बड़ा शैतान है, इजराइल आपका दुश्मन है, छोटा शैतान है। जो बच्चा पैदा होता है उसको दूध बाद में पिलाते हैं, ये गुट्टी पहले पिलाते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है वहां पर, तो वो अमेरिका को ये करने देंगे या नहीं देंगे, इस पे प्रश्न चिन्ह है। लेकिन मुझे लगता है कि मात्र वही एक चीज है जिसके एवज में अमेरिका ने सब कुछ ईरान को दे दिया। बिल्कुल ठीक है आपने। अजिताभ सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये शांति समझौता है या फिर सिर्फ 60 दिनों का बस एक महज टाइम आउट है? देखिए प्रेरणा जी, अभी बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं, वो क्लियर होना बाकी है। 60 दिन में होगा या ना होगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ तो राष्ट्रपति ट्रंप का किसी दिन अगर मूड बिगड़ा तो वो इसको कह सकते हैं, जैसे कल भी उन्होंने कहा है कि हम तो बम मार देंगे अगर ये सारी चीजें नहीं हुई तो उनके मिजाज और तुनुक मिजाजी जो है, एक तरफ उसकी गारंटी नहीं है, दूसरी तरफ जो ये ड्राफ्ट MOU है इसकी भी अभी वैलिडिटी तो एक तरह से हो गई है, क्योंकि दोनों राष्ट्रपतियों ने साइन किया है, तो वैलिडिटी भी है और एक इसको मजबूती भी मिली है, चूंकि हाईएस्ट लेवल पे साइनिंग हुई है। लेकिन इसमें 3 जो मेन पक्ष हैं वो ना कहीं पे गारंटर है, ना कहीं पे सिग्नेटरी है। पहला इजराइल की ना कोई एबिलिटी है, ना कोई सिग्नेटरी वो है, ना कहीं उनकी कोई उस तरह से जिक्र है। तो इजराइल तो जो चाहे वो करता है, वो ट्रंप की बातों की अवहेलना करने के लिए भी स्वतंत्र है, ये उसकी मर्जी पे है और ट्रंप के दबाव और उसके ट्रंप के अधिकार पे डिपेंड करता है। दूसरा जो फैक्टर है हिजबुल्लाह,
हिजबुल्लाह भी न इसमें कहीं साइन अथॉरिटी है, न कोई गारंटर है, न कोई पार्टी है। तो हिजबुल्लाह भी फ्री है और हिजबुल्लाह और ईरान दोनों अलग अलग एंटिटी हैं लीगली ऑफिशियली। तो हिजबुल्लाह भी स्वतंत्र है, इस रेल से पटरी से ये उतारने के लिए वो भी फ्री है। तीसरा जो पार्टी है जिसको डैमेज भी दिया गया काफी और जिसपे खतरे की जो कहते हैं तलवार लटकती रहेगी हमेशा, वो पार्टी है गल्फ कंट्रीज के देश। अब 300 अरब डॉलर अमेरिका नहीं देगा, वो गल्फ के देश ही रिकंस्ट्रक्शन फंड सो कॉल्ड जो है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, उसकी बजाय मैं इसको प्रोटेक्शन फंड मानता हूं ज्यादा। ये उनको सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए ये फंड करना पड़ेगा ईरान को। दूसरी तरफ हार्मुज को यूज करने के लिए टैक्स भी देना पड़ेगा और उसको 7 दिन के बाद होगा, उसकी डिटेल्स आनी बाकी है। और एक तरह से कहिए ईरान को टाइम दे दिया गया कि तुम फिर से कमाई भी करो, हथियार भी खरीदो, अपनी आर्मी को बिल्ड करो, अपने मिसाइल बनाओ, पूरी मजबूती करो, आराम से तुमको शांति का माहौल दे दिया गया, खरीदारी के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं, समय भी दिया जा रहा है, जो करना है करो। तो ऐसे माहौल में ये 3 पक्ष जो मेन है उनकी न कोई उस तरह से डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है, भागीदारी है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थोपने की कोशिश है। कितना वो मानेंगे नहीं मानेंगे ये अमेरिका पे ज्यादा डिपेंड करेगा और ईरान इसका बहाना लेके कभी भी पीछे भले ही मुड़ सकता है। बिल्कुल अजिताभ सर, भले ही यहाँ पर दस्तखत हो गए हैं लेकिन दोनों को ही एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और सबसे बड़ा खतरा तो इजराइल है, क्योंकि इजराइल एकदम चुप बैठा है। तो इजराइल चुप नहीं रह सकता है, ये सबको मालूम है। तो कुछ ना कुछ इजराइल शायद कर सकता है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच बड़ा दावा सामने आया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लेबनान से इजरायली सेना की पूरी वापसी अभी मुमकिन नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते में महीनों का समय लग सकता है। अभी अमेरिका और ईरान के बीच किसी अंतिम समझौते तक पहुंचने में 60 दिन से ज्यादा या शायद 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। यही वजह है कि जमीनी हालात तुरंत नहीं बदलेंगे। इजराइल जल्द ही लेबनान पर हमले रोक सकता है और दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों से अपनी सेना भी हटा सकता है, लेकिन वो पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा। खौरी ने कहा कि इजराइल हमेशा की तरह ये कहता रहेगा कि अपनी सुरक्षा के लिए उसे कार्रवाई करने का अधिकार है। रामी ने कहा है कि इजराइल की नीति में बड़ा बदलाव तभी आएगा जब अमेरिका उस पर दबाव डालेगा। फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में साफ है कि सीजफायर की कोशिशों के बावजूद लेबनान में अनिश्चितता का माहौल लंबे समय तक बना रहेगा। तो मलिक सर, ये आपसे समझना चाहेंगे, पहले इजराइल ने कह दिया था कि हम तो लेबनान से पीछे कदम नहीं हटाने वाले हैं। इजराइल बिल्कुल चुप भी है, उसकी खामोशी कहीं तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इजराइल जो है वो माहौल खराब कर सकता है, ये सबको मालूम है। अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बनाकर रखते हैं अपनी मजबूरियों को देखते हुए तो ये दस्तखत जो डील पर हुए हैं ये आगे बढ़ती नजर आ सकती है। नहीं तो यहाँ पर जैसे ही इजराइल कहेगा कि मुझे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो हमले करेगा, तो उसके बाद ईरान और उसके प्रॉक्सी गुट, उनके पास क्या ऑप्शन रहेगा, वहां से कैसा रिस्पॉन्स जो है वो देखा जाएगा। पिंकी जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार आपके। देखिए पिंकी जी, जो आज ये पूरी सुबह से हम नजरें सुन रहे हैं और उन्होंने जो इस एक तरह से एग्रीमेंट को जो अंजाम दिया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी आयु थोड़ी सी लंबी हो, अच्छी हो, लेकिन मुझे इतने पॉइंट्स ऑफ कंट्राडिक्शन आते हैं। अगर ये समझौता इसी तर्ज पे आगे बढ़ता है तो माथुर सर ने एक लाइन में उसका क्रक्स बता दिया। वो ये है कि ट्रंप साहब ने 47 साल के अंदर जो ईरान को नहीं मिला, जिसके लिए वो ललायक था, वो फट से उनको प्लेट में सजाकर दे दिया। इस समझौते के तहत अब 60 दिन के अंदर कितने उलट पलट होंगे, कितनी सहमति बनेगी, कितनी नहीं बनेगी, ये अभी इट्स ए क्वेश्चन टू सी इन द फ्यूचर। देखिए ईरान और इजराइल की जहां तक बात है, ईरान और इजराइल की बात इस समझौते के बाद वहीं की वहीं है। झगड़े की जड़ था इजराइल के खिलाफ हमास, हूती, हिजबुल्लाह। चलो हूती का रोल कम रहे इसमें, लेकिन वो भी कोई कम नहीं है। पर चलिए, हमास को उन्होंने नेस्तनाबूद किया, हिजबुल्लाह के ऊपर वो कार्रवाई कर रहा है, ऑपरेशन उसका जारी है। और इजराइल, आप ये समझिए, लेबनान का सदर्न पार्ट का जिसको बफर अपना बनाना चाहता है, तकरीबन हजारों के स्क्वायर किलोमीटर उसने एरिया अपने ले लिया जिसको बफर बनाने की। उसमें सीरिया का भी इलाका उसने ले चुका है। तो आप ये सुनिए कि क्या इतने सालों से या इतने महीनों से जो उसका रिगरस ऑपरेशन चल रहा है, क्या इजराइल इतनी जल्दी उसको छोड़ देगा?
और क्या वापस अपने लिए उसी मुसीबत को अब इनवाइट करेगा जिस मुसीबत के छुड़ाने के लिए वो ये ऑपरेशन कर रहा है? देखिए, सोचने की बात है। अमेरिका का अभी जो 60 दिन के अंदर चलेगा, भले ही इसमें अभी नहीं दिख रहा, मुझे लगता है इजराइल का रोल इसमें, इजराइल कर रहा, उसके हित, उसके पॉइंट्स, उसका वेलफेयर अमेरिका जरूर रखेगा। उसको नेग्लेक्ट करना अफोर्ड अमेरिका नहीं कर सकता। मैं यूज कर रहा हूं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल का ग्राउंड अमेरिका के लिए एक अनकंडीशनल प्ले ग्राउंड है। वो अपने वहां रखता है, अपनी है, उसकी वहां पर इंटेलिजेंस की चीजें एक्टिविटी चलती है। अगर इजराइल से भी उसने बिगाड़ लिया तो आप समझिएगा तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, भले इजराइल कितना भी छोटा कंट्री हो। और जिस कंट्री को उसने खुद बनाया, यूएन में सैंक्शन उसको यूएन के थ्रू उसको बनवाया, पूरे बहुत सारे कंट्रीज को उसमें सैंक्शन दिलवाई। और इसके अलावा इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी, वो इंटेलिजेंस है, कई बार अमेरिका भी उसकी तरफ देखता है। इन सब चीजों को रखते हुए कि इजराइल का महत्व को आप नहीं कमा सकते। हां, इजराइल को शायद अभी इसी पिक्चर में इसलिए नहीं लाया गया होगा क्योंकि ईरान अड़ा हुआ था कि हम इजराइल की किसी भी शर्तों पर बात नहीं करेंगे, इजराइल को बाहर रखिए और हर मोर्चे पर युद्ध बंद होना चाहिए। इजराइल ने अभी तक ईरान की इस बात को तो माना नहीं है, क्योंकि एज गुड एज लेटेस्ट कल परसों तक वहां पर अटैक चल रहे हैं। ये बात सही है कि जो ट्रंप साहब ने जो ये समझौता किया है, ये निश्चित रूप से इसमें एक इजराइल को वो अड़चन इसलिए पाता है टेम्परेरी, क्योंकि जो ईरान की कंडीशन है वो उसको फुलफिल करने में इजराइल नहीं मानता है। और दूसरी बात आ जाती है कि जो अमेरिका भी कर रहा है, अगर इसी चीज को वो आगे इसी सारी चीज को डिट्टो एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं समझता हूं कि अमेरिका ने अपने डाउनफॉल पर सिग्नेचर कर लिए है। और ईरान का इस पूरे खित्ते के अंदर आप ये देखिए, उसके सामने यानी हॉर्मुज के उस पार जो कंट्रीज हैं सब पर उसका आधिपत्य शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसका डोमिनेंस शुरू हो जाएगा। ये सब लोग इंडिविजुअली आकर उससे एक तरह से उससे समझौता करने के लिए ललायित रहेंगे, जिससे कि वो उनको मिसाइल नहीं मारे, ड्रोन नहीं मारे, और इनको एक तरह से देखा जाए ईरान की मोनोपोली इस पर स्थापित होने जा रही है। और ये नहीं है, भले 60 दिन तक वो शुल्क ना लगाए। देखिए, दुकानदार की एक सीधी सी बात होती है, कोई कितना भी टैक्स बढ़ाए दुकानदार अपनी पॉकेट से कभी नहीं देगा, देना पड़ेगा उसके खरीदारों को। मैं ये कहना चाहता हूं कि ईरान के ऊपर भले जितना भी नुकसान हुआ वो उसकी भरपाई करेगा उसके जो ऑयल परचेजिंग कंट्रीज है, जिनके शिपमेंट वहां से जाएंगे। ये इसमें वो भी लोग शामिल है जो जीसीसी कंट्रीज है। कैसे होगा इसकी मॉडलिटीज अभी क्लियर होने में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे देशों को अपना एक रीअलाइनमेंट करने की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, इंक्लूडिंग भारत। यानी आपको इस हथियार से बचना पड़ेगा। और ये हॉर्मुज का हथियार ऐसा है, ईरान जब चाहे इसको इस्तेमाल करेगा, जब चाहे चलेगा, जिस डायरेक्शन में चाहे चलाएगा। अमेरिका आज की स्थिति को देखते हुए, इन सब शर्तों के मद्देनजर रखते हुए अमेरिका उसमें कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की जो 14 की 14 शर्तें हैं, इनमें सब कुछ ईरान के पक्ष में है, अमेरिका के पक्ष में हार्डली एनीथिंग है। अब आता हूं, एक लास्ट पॉइंट टच करता हूं अपने इसमें, जो परमाणु शक्ति की बात है। एटॉमिक एनर्जी ईरान लेकर आएगा, चाहे उससे आप जितने साइन करा लीजिए। क्यों? एनपीटी का तो सिग्नेटरी है ना। उसके बाद भी वो 60% पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? कोई तो इंटेंशन होगी, कोई तो उसका मकसद होएगा। देखिए, हमने बहुत दिनों की बात नहीं है, आप लोग भी फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होगा, अब्दुल कादिर खान की मंडी लगती थी कभी। पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट थे, चोरी छुपे नॉर्थ कोरिया, और सबको बेचा है। तो ये मंडी लगने में दोबारा देर नहीं लगेगी। और चाइना तो चाहता ही है कि ईरान ऐसा इस एरिया के अंदर इतना शक्तिशाली रहे कि वो एक नेगोशिएटिंग टेबल पे अपना मुंह उठाकर बात कर से और बड़ी शक्ति के साथ बात करे। तो चाइना और रूस का पूरा कोशिश रहेगी कि ईरान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने, नहीं तो 20% मैक्सिमम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च इन मेडिकल फील्ड या दूसरी चीज है। आप 60% पे क्यों जा रहे हो? बहाना लोग बनाते हैं जी। वहां तो जो खमेनी साहब है, उन्होंने फतवा भी जारी किया था कि जी हमको बम नहीं बनाना है। क्या हुआ उस फतवे का? तो फिर 60% पे आप क्यों चले गए? आपको 20% पर रुकना था ना, जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड जो मेडिकल फैसिलिटीज या मेडिकल इक्विपमेंट या फिर ऐसे टेस्ट करने के लिए चाहिए होता है या रिसर्च करने के लिए होता है। आप मानिए ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना के रहेगा, हम सब बैठे, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम कि हम हो सकता है साल 2 साल 3 साल खबर ना मिले, वन फाइन डे वी विल हियर द ब्लास्ट। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान का अपने को अपना लेवल वो करना चाहता है कि जब मैं परमाणु संपन्न राष्ट्रों के पास आकर मेरा नेगोशिएशन का लेवल वो लेवल हो जाएगा कि मैं उनसे उस लेवल पे बात करूंगा। और यहां पर इस पूरे एरिया के अंदर अगर
ईरान की मोनोपोली चलती रही तो मैं समझता हूं कि ऑयल प्राइस जिस पर हम खुशी मना रहे हैं ये बहुत वोलेटाइल होने जा रहे हैं। बिल्कुल जी प्रेरणा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और केवल यहाँ पर अपनी भरपाई के लिए ईरान अब इस धन दौलत का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि अपने प्रॉक्सी गुटों को भी मजबूत बनाएगा, अपने आप की क्षमता को भी बढ़ाएगा, अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियारों को भी बढ़ाएगा। इन तमाम चीजों पर भी यानी कि पूरी तरीके से ईरान जो है वो मजबूत होता ही आगे के दौर में नजर आने वाला है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन कभी कभी इतिहास की गलतियां सदियों तक इंसानियत को जख्म देती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिस ऐतिहासिक जगह पर पीस डील साइन की, ठीक उसी जगह पर आज से 107 साल पहले एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ऐसे समझौते पर दस्तखत किए थे जिसने शांति लाने के बजाय दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था। तारीख थी 28 जून 1919। फ्रांस का भव्य वर्साय पैलेस। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन और मित्र देशों के नेता एक मेज पर इकट्ठा थे। मौका था वर्साय की संधि पर दस्तखत का, जिसने आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध का अंत कर दिया। कागजों पर यह शांति समझौता था, लेकिन असल में यह जर्मनी के स्वाभिमान का कत्ल था। इस संधि में जर्मनी के साथ बराबरी के आधार पर कोई बातचीत नहीं हुई। शर्त बातचीत से तय नहीं हुई, बल्कि जर्मनी के सिर पर बंदूक रखकर थोप दी गई। संधि के तहत जर्मनी को युद्ध शुरू करने की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी। उसे 26,000 वर्ग मील से ज्यादा क्षेत्र छोड़ना पड़ा, लगभग $5 अरब का हर्जाना देना पड़ा, विदेशी उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा और उसकी सेना के आकार पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। जर्मनी के प्रतिनिधि इस अपमानजनक संधि के खिलाफ थे। उन्होंने कड़ा विरोध दर्ज कराया, लेकिन मित्र देशों ने साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर एक हफ्ते के भीतर दस्तखत नहीं किए तो जर्मनी पर फिर से हमला कर दिया जाएगा। मजबूरी में जर्मनी को घुटने टेकने पड़े और युद्ध शुरू करने का पूरा गुनाह अपने सिर लेना पड़ा। इसी मजबूरी और अपमान की कोख से पैदा हुआ दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर। जर्मनी की जनता इस अपमान से सुलग रही थी। हिटलर ने इसी गुस्से को भांप लिया। उसने वर्साय की संधि को जर्मन अस्मिता पर चोट बताया और जनता की नाराजगी को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। सत्ता हथियाने के बाद हिटलर ने वर्साय की संधि के पन्नों को हवा में उड़ा दिया। सेना पर लगी पाबंदियां तोड़ दी गई और जर्मनी का फिर से सैन्यकरण शुरू हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि अगर 1919 में वर्साय पैलेस में जर्मनी को इस कदर जलील ना किया जाता तो शायद ना हिटलर पैदा होता और ना ही दुनिया दूसरा विश्व युद्ध देखती। और अब इसी पर चर्चा करेंगे। माथुर सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि ये समझौता हुआ, लेकिन अमेरिका में इस समझौते को लेकर नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने टेक दिए, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल ठीक उसी मेज पर, उसी जगह पर बैठकर ये समझौता दस्तखत किया गया है। तो क्या आपको भी लग रहा है कि ये वही 107 साल पहले जो एक गलती हुई थी, बिल्कुल ठीक वही गलती? हाँ, देखिए, मैं ट्रीटी ऑफ वर्सल्स के बारे में एक दो चीजें और बताना चाहता हूं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो थी, उसमें जर्मनी को वॉर गिल्टी, मतलब इस युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया गया था। और फिर उस जर्मनी से उन्होंने इस पूरे युद्ध के लिए कॉम्पनसेशन लिया। और इसी जगह पर लीग ऑफ नेशंस, जो कि यूनाइटेड नेशंस का प्रीवियस वर्जन है, जो वो उस लीग ऑफ नेशन का भी यहीं पर जन्म हुआ था। और जिस तरह से डिसआर्मामेंट जर्मनी के ऊपर थोपा गया था, देखिए, इसका बिल्कुल साधारण सा मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो आप बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बैलेंस की, इस तरीके का बैलेंस बनाना शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता। इस तरीके का बैलेंस बनाने के लिए आपको अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना पड़ता है। 2-3 दिन पहले भी मैंने यही बात यहां पर कही थी कि अगर अमेरिका चाहता तो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी दुनिया को लीड कर सकता था, लेकिन लीड करने की बजाय, शक्ति का प्रबंधन करने की बजाय, उसने चूज किया कि वो किस प्रकार से उस शक्ति का यूज करके लोगों को कंट्रोल कर सकता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का प्रयास किया, और वही हुआ। और अभी भी जो इस प्रकार का ये जो बातचीत चल रही है, वो इसीलिए चल रही है। आप इस प्रकार का लॉपसाइडेड, वन साइडेड जो भी एग्रीमेंट करते हैं, उसके रेपरकशंस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये वहां के लोग समझेंगे, या ईरान के, मान लीजिए ईरान के ऊपर दबाव होता, ईरान के लोग अगर ये समझते कि हमें इसमें बहुत भारी नुकसान हो गया है, तो वो निश्चित रूप से इस केस से उभर करके सामने निकल करके बाहर आते। और इसी वजह से आप टोटल डिसआर्मामेंट कर दीजिए, उनकी जमीन ले लीजिए, उनकी जितनी भी उपनिवेश हैं उनको खत्म कर दीजिए, उनको सब कुछ उन्होंने जर्मनी को डेसिमेट कर दिया। और उसी के कारण विद इन 10-15 years
आप देखो 1939 में 19-20 साल के अंदर उसने दोबारा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया और पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। ये जितने ज्यूज को उन्होंने ये सब तमाम चीजें जो हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई चीज का प्रयोग करते हैं तो उसको विवेकपूर्ण तरीके से उसको करने की आवश्यकता है। ये जो शुरुआत करी थी कि आपने बल का प्रयोग किया और उस बल प्रयोग से आपने ईरान की पूरी टॉप हायरार्की को एक साथ खत्म कर दिया, ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से गलती थी। देखिए ये बात हमको समझने की आवश्यकता है प्रेरणा कि आप जो अपना प्लान है, जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसको उम्मीद पर बेस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे उम्मीद थी कि ये हो जाएगा इसलिए मैंने हमला कर दिया। अमेरिका ने अपनी पूरी मिलिट्री कैंपेन को एक होप, एक उम्मीद पर बेस किया कि शतरंज का खेल है, बादशाह को खत्म करो, गेम ओवर हो जाएगा। तो उन्होंने यही उम्मीद थी उनको कि मैं एक बार खमनई को खत्म कर दूंगा और 40-50 उनके साइंटिस्ट और लीडर्स को खत्म कर दूंगा तो वो बिल्कुल बिखर जाएगा। वो हुआ नहीं। वो हुआ इसीलिए नहीं क्योंकि ईरान जो था वो पिछले 47 वर्षों से इस चीज के लिए तैयारी कर रहा था और उसी तैयारी का ये निकल। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार का ये जो काम आगे इसको देखना पड़ेगा। अभी बहुत सारी चीजें, जैसा कि अजताब जी ने कहा, बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत चीजें अनफोल्ड होंगी, किसके लिए क्या इसमें है वो सब चीजें देखने को जरूरत पड़ेगी। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इंप्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, उसको एनफोर्स कौन करेगा। आप कह रहे हैं कि एक पैसा भी नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए ईरान कहता है कि मेरे को टॉल दे दो तो उसको कौन मना करेगा? क्या आप उसमें दोबारा फायर करेंगे? कैसे? तो ये पूरे मैकेनिज्म्स हैं, ये पूरी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है माधव सर, आपने सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा या फिर नहीं, ये भी बड़ा सवाल है कि इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं। अजताब सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि कैसे भी फेस सेविंग फॉर्मूला निकल जाए, एग्जिट पॉलिसी मिल जाए। कल तक वो G7 के प्लेटफॉर्म से जेसी पोवा की, ओबामा की आलोचना कर रहे थे, आज इस तरीके का समझौता कर लिया। इससे तो अमेरिकी कमजोरी साफ तौर पर दिखती है। चलिए समझौता हो भी गया, लेकिन अभी परमाणु मुद्दे पर तो एक अलग से लड़ाई लड़नी ही है, वो फैक्टर तो अभी अधूरा रह गया है सॉल्व करना। जी बिल्कुल, अच्छा आपने पूछा। अब देख लीजिए, राष्ट्रपति ट्रंप एक तो बिजनेसमैन है, ट्रांजैक्शनल अप्रोच उनका ज्यादा रहता है, नंबर 1। नंबर 2, उनमें रिस्क लेने की क्षमता है, डेयर डेविल व्यक्तित्व के मालिक हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जो आज तक किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने नहीं सोचा वो राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिखाया। रिजल्ट उसका जो हो, लेकिन उनको सफलता असफलता जो करेगा उसी को मिलेगा। कई ऐसे अभियान उन्होंने चलाए, रिस्क लिया और वहां पे वो सफल भी हुए। वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है। अब ईरान में आके वो फंसे हैं, लेकिन मुझे लगता है, देखिए, अमेरिका जरूर इस युद्ध से कमजोर हुआ है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हुआ है। कह लीजिए जो डिफेंस के, रक्षा और सुरक्षा के मामले में भी अमेरिका और अमेरिकन कमजोर हुए हैं। इनके दोस्ती जो कह लीजिए जो पार्टनर्स थे वो भी इनसे दूर गए हैं। तो इस तरह से अगर कैलकुलेट कीजिए तो अमेरिका ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन अभी भी उसके हाथ में चाबी है। वो इतनी आसानी से राष्ट्रपति ट्रंप हार मानने वाले नहीं है। 300 अरब डॉलर ईरान को चाहिए, सैंक्शन उससे हटना है या नहीं है, फ्रोजन जो उसके एसेट्स हैं वो उसको लेना है या नहीं है। ऐसे कई सारी जो गुत्थियां हैं वो सुलझाने का एकमात्र केंद्र जो कह लीजिए लॉक है, वो उसकी चाबी राष्ट्रपति ट्रंप के पास है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप को अगर वो ऑफेंड करता है एट एनी स्टेज इन फ्यूचर तो राष्ट्रपति ट्रंप उसको छोड़ेंगे नहीं, ये उन्होंने दिखा भी दिया है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ईरान की भी जो मजबूरी है और पिछले 47 साल से और खास करके इस युद्ध में जो उसकी तबाही बर्बादी हुई है, उसकी जनता उसके साथ रही। राष्ट्र एक तरह से कह लीजिए कि वो राष्ट्रभक्ति की मुहिम चल गई, लेकिन अगर जनता की महत्वाकांक्षा पे ईरान के शासक, ईरान के जो रूलिंग पार्टीज हैं वो नहीं उतरते खड़े, तो वहां विद्रोह फिर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका इसकी ताक में रहेगा। तो अमेरिका के पास अभी भी कई ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं
भले ब्रह्मास्त्र ईरान के पास आ गया है हॉर्मुज के रूप में, लेकिन अमेरिका अभी भी उस स्थिति में है, प्रेशर डाल सकता है। इसीलिए दबाव और कूटनीति की जो उनके जो हथियार हैं वो लगातार यूज करते रहते हैं। अभी भी वो दबाव दे रहे हैं, अभी भी वो बोलने से चूक नहीं रहे हैं। उसका कारण यही है कि इजराइल भी उनके हाथ में है और इजराइल भी एक तरह से कहिए हथियार है उनके पास, ईरान को और उसके प्रॉक्सीज को कभी भी बर्बाद करने के लिए तैयार रखा है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे, इसलिए मैंने कहा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा। लेकिन तरफ आप देख लीजिए, फूड से लेके फ्यूल क्राइसिस तक, फर्टिलाइजर से लेके फ्लाइट तक का अवरोध हो गया, सारी व्यवस्था ठप हो गई, आर्थिक क्षति हुई, ऊर्जा संकट हुआ, दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गए, सारी चीजें हुई, महंगाई बढ़ गई, रोजगार पे असर पड़ा। लेकिन फिर भी दुनिया के लिए ऑप्शन क्या है? एकमात्र ऑप्शन यही है कि समझौता हो। तो अल्टीमेटली इस युद्ध ने यही दिखाया है कि जो 3D कहते हैं, डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड डिसरप्शन से कुछ नहीं मिला डोनाल्ड को। ब्लॉट के बुद्धू घर के आए कहने का। अब आप वो डस्ट की बात कहां होगी, कैसे वो डस्ट होगा, ये सारे निट्टी ग्रिट्टी होंगे। डॉलर भी मजबूत रहेगा। अब इसमें भी संदेह है, डॉलर भी कमजोर हो रहा है कहीं ना कहीं। तो डिफेंस, डॉलर, डस्ट, डिसरप्शन सारे गिफ्ट के रूप में अमेरिका को मिल गए हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका अभी बौखलाहट में राष्ट्रपति ट्रंप हैं और उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इसलिए वो इस समझौते के लिए गए हैं। लेकिन मौके पे चौका लगाने से नहीं चुकेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और फिलहाल तो देखना होगा कि भरोसा दोनों ही तरफ नहीं है और भरोसा होना बहुत जरूरी है। लेकिन ईरान इस युद्ध के बाद मजबूत होता नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कमजोर होते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कमजोर यानी कि अमेरिका कमजोर होता नजर आ रहा है। इसका असर क्या रहेगा आने वाले वक्त में इंटरनेशनल मार्केट पर, यह भी देखना होगा। फिलहाल मार्केट को लेकर ही बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आज 18 जून को तेज नरमी देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट में इस बड़ी गिरावट के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता है। इस समझौते के बाद अब निवेशकों को उम्मीद है कि तेल की ग्लोबल सप्लाई फिर से पूरी तरह सामान्य हो सकेगी। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से चल रहा तनाव अब कम होता दिख रहा है, जिसके चलते तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से काफी नीचे आ गई हैं। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली तेल सप्लाई रुकने की आशंका बढ़ गई थी। इसी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। लेकिन दोनों देशों के बीच आगे बातचीत जारी रखने की सहमति बनते ही बाजार की चिंता दूर हो गई। इसी का नतीजा है कि आज ब्रेंट क्रूड टूटकर तकरीबन 78.35 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है, जो कल 78.48 डॉलर पर था। वहीं अमेरिकी क्रूड यानी WTI भी 76 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। तेल की कीमतों में आई इस नरमी का असर सिर्फ एनर्जी मार्केट तक सीमित नहीं है, बल्कि एशियाई शेयर बाजारों में भी आज शानदार तेजी देखी गई। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह बेहद राहत भरी खबर है। भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल लंबे समय तक इसी तरह सस्ता बना रहता है तो भारत में महंगाई का दबाव काफी कम हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था को तगड़ा बूस्ट मिलेगा। साफ है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस शांति की पहल ने न सिर्फ युद्ध के बादलों को छांट दिया है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी मंदी के खतरे से उभारने का काम किया है। अगर यह शांति आगे भी बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो और अधिक गिरावट तेल की कीमतों में देखने को मिल सकती है। मलिक सर, तो मतलब आप इंडक्शन का इस्तेमाल जिस तरीके से हम कर रहे थे, लंबी कतारें एलपीजी को लेकर देखी जा रही थी, तेल डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही थी, अब कहीं जाकर राहत मिलेगी और देखिए मार्केट पर इसका असर जो है वो देखने को भी मिलने लगा है। पिंकी जी, ये बात तो सही है कि देखिए इन सब समस्याओं के आने से महंगाई में तो फर्क पड़ता ही है। और ये देखिए कि हमारे भारत में तो फिर भी देखा जाए सरकार के प्रयासों से बहुत अच्छी तरह से मैनेज हुए चीज, ठीक है, फर्क जरूर पड़ता है। और ऐसी चीज जो हमारे हाथ में नहीं थी, जो एक इम्पोज की गई थी और पूरी दुनिया पे जो इसको थोपा गया था, तो उसमें हम भी उसके एक पार्ट थे। लेकिन मैं पर्सनली इस बात को महसूस करता हूँ, देश की राजधानी में रहता हूँ, कि देश की और अपने छोटे कस्बों में भी मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ इतना
असर अभी तक तो नहीं हुआ, पर हाँ इसका लंबा आगे खींचने से इसका असर पड़ना लाजमी था। थोड़ा असर अभी भी पड़ा है हमारी अवस्था पर। और चीजों को देखिएगा, जाहिर सी बात है, जैसे ही सप्लाई होगी और रेगुलराइज होगी तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे एनर्जी सोर्सेज का जो एक तरह से कंसर्न था वो इमीडिएटली उसकी जो चिंता थी वो कम हो रही है, और जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल वहां पे बैठ के प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने इस बात को कहा और सराहा भी कि ठीक है, ये जो आप जिस तरह से ये समझौता हुआ है ये सराहनीय है और पूरे विश्व के फेवर में है। इन सब चीजों के चलते हुए क्रूड के अंदर तो जो कमी आएगी, इसके साथ साथ अभी हमें हमारी जो दूसरी जो चिंता है, अब ये चिंता होगी कि अब दूसरी ऐसी सिचुएशन आने से हमें कहां किधर देखना होगा, किस डायरेक्शन में देखना होगा। क्योंकि देखिए अमेरिका, ईरान और ये पूरा जो सीन हुआ है इसके अंदर ना दरारें बहुत चौड़ी हैं। वो दरारें पाटने के लिए वक्त लगेगा और उनके लिए काफी हार्ड बार्गेनिंग करनी पड़ेगी दोनों देशों को, यानी दोनों साइड को। देश तो इसमें कई शामिल है। उसके अंदर आपको पूरी अर्थव्यवस्था की नजर से देखते हुए जीसीसी कंट्रीज का हित भी आगे आने वाले 60 दिनों के अंदर उसको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि वो ही लोग हैं कि जिन्होंने डॉलर को पेट्रो डॉलर की जमीन पर बैठा के ऊपर उठाया है। तो इस चीजों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और रही बात यह कि जैसा कि मैं अपने पहले भाग में भी बोला, अब उसको चीज दोहराना चाहता हूं, इजराइल को आप इस पूरे सिनेरियो से आप आउट कर नहीं सकते, नहीं तो बात वहीं की वहीं है। फर्ज कीजिए हिजबुल्लाह कल फिर यही हरकतें करता है तो जाहिर सी बात है इजराइल इसको डोज देना ही देगा। इजराइल इसलिए डोज देगा कि देखिए उसको भी एज ए देश आप कह सकते हैं जी, वृहत इजराइल यानी एक्सपेंडेड इजराइल का वो नक्शा देख रहा है, बना रहा है। देखिए कोई भी देश एक्सपेंड तब करता है जब उसको चारों तरफ से खतरा होता है। और ये बात मैं ज्यादा हिस्ट्री में ना जाऊं, जिस दिन इजराइल बना था अगले ही दिन पता नहीं ऐसे अरब कंट्री को क्या ऐसी बेचैनी लगी थी, अगले दिन उसके बाद टूट पड़े थे आप। देखिए वो एक यूएन के तहत बना था, कंट्रीज की सहमति से बना था, एक छोटी सी लैंड उनको दी गई थी। तो कहने का मतलब है कि उस देश के नागरिकों को भी इस पूरी धरती पर जीने का अधिकार है। अगर आप यही कहते रहोगे, ईरान अगर अपनी पोजीशन पर रहेगा कि डेथ टू इजराइल, तो मेरे ख्याल से ये चीज वहीं की वहीं है। आपने ईरान को मजबूत कर दिया, ईरान की सेल्स बढ़ेंगी, ईरान का अर्थव्यवस्था मजबूत मलिक सर, क्योंकि आप माइंस की आप जानकारी रखते हैं बारीकी से, इस चीज को देखा भी आपने और फियर स्विम अटैक करेगा। हाँ मलिक सर, आप माइंस की जानकारी रखते हैं बारीकी से, आपने देखा भी है किस तरीके से माइंस को हटाना है। लेकिन ऐसी माइंस की बात अलग है, जैसे आप पहले भी बता रहे थे। ऐसे में एक अपडेट ये है कि वैश्विक बाजार का नॉर्मल होने से पहले यहाँ पर होर्मुज का सामान्य होना बहुत जरूरी है, वहां से खतरा खत्म होना बहुत जरूरी है। उसमें आप पहले भी बता रहे थे कि एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अपडेट इसमें यह है कि जर्मनी ने लाल सागर में 2 जहाज भेज दिए हैं ताकि बारूदी सुरंगों को हटाने में ये मदद कर सके, यानी कि माइंस को हटाने में ये मदद कर सके। तो मदद अब इस तरीके से मिलेगी तो कितना कुल मिलाकर समय इसमें लग सकता है, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। बहुत से जहाज पीछे हटकर खड़े हैं सिर्फ इसलिए कि खतरा अभी भी है, और वो आगे कदम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जान माल का नुकसान हो सकता है। पिंकी जी, जैसे हम आपसे सुबह बात कर रहे थे, मैंने अपना अनुभव बताया था कि ग्राउंड पे होता क्या है। माइंस क्लियरेंस चाहे वो समुद्री हो या जमीनी हो, इसमें बहुत डेलिबरेट एक्शन होता है, बहुत डेलिबरेट एफर्ट चलता है और ये एक रिस्की एफर्ट है। लेकिन आज मैं बता दूं, कुछ मशीनें जो जैसे यूएसएस ट्रिपोली है, वो माना जाता है कि उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो अपनी जो फ्लोटिंग माइंस है उनके लिए वो एक्सपर्ट माना जाता है। और ये भी बात सही है कि फ्रांस के पास या जर्मनी के पास भी ऐसी कैपेबिलिटी मौजूद है। लेकिन इन सब चीजों में चूंकि फ्रांस के पास सिर्फ ईरान के पास पूरी जियो टैगिंग होगी, उसके पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उन्होंने माइंस कहां पे प्लेस किए। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा फिर भी बना रहेगा, क्योंकि ये माइंस कितनी भी आप इनको स्टेबल कर ले, ये फ्लोटिंग के जो उनके चांसेस हैं, फ्लोटिंग की इनकी थोड़ी सी जो संभावना रहती है वो ड्रिफ्ट हो सकती है। और ये ड्रिफ्टिंग माइन ही समय समय पर हो सकता है किसी वेसल को, शिप को नुकसान पहुंचा दे। उसका खतरा आप 100% नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर है, क्योंकि ईरान के पास पूरा रिकॉर्ड है कि वो सेफ पैसेज उसने जहां क्रिएट किया है, उसने वो समुद्री माइन कहां कहां पे बिछाई है, कहां लगाई है। क्योंकि सेफ लेंस के लिए आप गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, मैक्सिमम माइंस को आप रिकवर करने में जरूर सफल हो सकते हो, लेकिन आप गारंटी देने के लिए इसके ईरान की इसमें अकाउंटेबिलिटी को लाना ही होगा। और ये मेरे ख्याल से ये भी एक समझौते का हिस्सा होना चाहिए, भले ये छोटा माइक्रो लेवल पे हो, क्योंकि इसके बिना आप सेफ्टी गारंटी कर ही नहीं सकते। क्योंकि हर शिप के लिए
एक शिप के देखिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत होती है, उसके ऊपर जो इंश्योरेंस एजेंसीज होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका भी खेल होता है। तो जो भी शिप या जब तक उनको गारंटी ईरान नहीं देगा इस मसले पे, मुझे लगता है कि उनके इंश्योरेंस के जो रेट्स है उन पर भी मेरे ख्याल से अभी नरमी शायद ना देखने को मिले। ठीक है माथुर सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, मलिक साहब ने जो बोला उसी को जोड़ते हुए कि शांति समझौता तो हो गया है, लेकिन हर बीतते दिन के साथ जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता गया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या दुनिया एक बड़े युद्ध, फुल फ्लेज वॉर से बच गई है या फिर इसे महज कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है? इस पर आपका क्या टेक रहेगा सर? पिंकी देखिए, मैं आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूं। जो पेजेश्कियान का स्टेटमेंट आया है और उन्होंने जो बात कही है, इतनी बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है मुझे ट्रंप के हस्ताक्षर पर भी विश्वास नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई ट्रस्ट डेफिसिट का कोई डिस्प्ले हो सकता है। तो ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों फूंक फूंक करके कदम रख रहे हैं और ये खत्म हो गया है, इसका कुछ भी कोई गारंटी फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपको मैं 2-3 चीजें और बताऊंगा। अजिताभ सर का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक चीज में उनसे थोड़ी सी असहमति दिखाऊंगा कि अमेरिका को भी आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है। मुझे नहीं लगता, जितना उन्होंने अपना ये जो खोया है असला बारूद, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने गैस और तेल बेच करके कमा लिया है। अमेरिका ने जितना पैसा इस पूरे संघर्ष के दौरान बनाया है, मुझे लगता नहीं किसी और ने। आज हम देख लीजिए अपना 60% गैस वहां से ला रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत चालाक एक मुल्क है, उनको एग्जैक्टली पता है कि वहां पर इसने ये क्यों किया था। उन्होंने किया ही ये इसलिए था कि वहां हालत बिगड़े ताकि डिपेंडेंसी उनके ऊपर दो। पहले उन्होंने, आप ऑर्डर देखिए, पहले वेनेजुएला किया ताकि वेनेजुएला का तेल पकड़ ले, उसके बाद उन्होंने पश्चिम एशिया किया ताकि वो तेल भी और ये भी अपना उनकी अमेरिकन कंपनी से लाभ उठाएं। तो ये मेरा मानना है कि वो आप ठीक दबाव था, क्योंकि मिलिट्री जो डिस्ट्रक्शन को पता था, मिलिट्री लिए वो कहीं अड़ते ही नहीं है उनके सामने। तो जहां तक सवाल इस बात का है कि अमेरिका को क्या वजह रही इस प्रकार का डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, या उन्होंने ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा टाइम बाय करने के लिए इसको उन्होंने साइन किया है, और कुछ ट्रंप के दिमाग में खुराफात चल रही है जो कि आने वाले समय में हमें देखने को शायद मिल सकती है। लेकिन अमेरिका ने अपना काफी फायदा यहां से इस पूरे युद्ध संघर्ष से उठा लिया है। अब जहां तक सवाल ये माइन, एक लाइन मुझे माइन स्वीपिंग पे बोलने दीजिए। मैं माइन लेइंग और माइन स्वीपिंग दोनों में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। माइन लगाने का नियम होता है कि आपको माइन फील्ड की मार्किंग करनी पड़ती है कि आपने कहां पर माइन लगाई, कितना अंदर जमीन में गाड़ा या समुद्र में किस जगह पर वो माइन लगाई, और वो रिकॉर्ड ईरान के पास है। वो ईरान ने, मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने जाकर के ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में माइन फील्ड्स लगाई हैं, जो उनका क्लेम है, ताकि वो इधर से वो लोगों को जाने दें और वो उनके ऊपर निर्भर हो जाएं। लगाई भी है या नहीं, ये भी बड़ा भारी सवाल है, लेकिन अगर लगाई है तो उन्होंने ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में लगाई हैं और उनको वहां से निकलवाना। तो ये, ताकि उससे क्या होगा कि जो ईरान की तरफ वाला रूट है वो रूट खुला रहेगा, सारे जो ट्रैफिक है वो बाध्य हो जाएगा उस रूट से जाए, और वहां खड़े होकर के वो पैसे इकट्ठे करेंगे। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो इसको अभी आने वाला समय बताएगा। जहां तक माइन स्वीपर्स का सवाल है, अमेरिका के खुद के पास 10-12 माइन स्वीपर्स हैं, हालांकि वो सर्विस से बाहर जाने वाले थे, उन्होंने उसकी सर्विस को एक्सटेंड कर दिया है, तो वो माइन स्वीपर्स आ सकते हैं। जर्मनी के माइन स्वीपर्स आ गए हैं। बहुत मुश्किल है लेकिन किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप जो उसके हाइड्रोग्राफिक जो उसका डेटा है उससे आप ये पता लगा सकते हो कि अगर मान लो माइन ड्रिफ्ट भी हुई है तो किस तरफ ड्रिफ्ट हुई होगी और कितना दूर वो जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि ये इसको कर पाने में की संभावना है। जहां तक सवाल एक्सीडेंटल माइन फील्ड होने का है, आप देखिए आज लाइन ऑफ कंट्रोल में भी माइंस ऐसी हैं जो कि जिनका किसी को कोई पता ही नहीं है, आप जाएंगे तो कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बात समझने की है। अमेरिका मेरे हिसाब से टाइम उन्होंने
अपनी तरफ किया है। अब वो अपनी कंडीशंस को निकालेंगे और बिल्कुल। उनके हाथ में क्या क्या है वो निकाल करके बाहर बिल्कुल लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल माथुर सर, बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतनी आसानी से दस्तखत कर दिए हैं कि उनके यहाँ पर कह भी रहे हैं अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो नेता वो कह भी रहे हैं कि देखिए झुक गए हैं डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान के सामने। मुझे बिल्कुल लगता है कि इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप झुकने वाले नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका मकसद होगा और वो कभी भी सामने आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी ये तस्वीर मुझे तो आसान और एकदम साफ दिख नहीं रही है। इसमें बहुत कुछ पीछे खलबली मचती हुई अभी भी नजर आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए अजिताभ सर, जिस तरीके से पूरे वैश्विक बाजार की चाबी जो है वो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हाथ में दे चुके हैं, ऐसे में अब वो दूसरी कंट्रीज पर जो उनके प्रतिबंध लगे थे व्यापार करने पर, उस पर से भी प्रतिबंध हट जाएगा, वो व्यापार भी करेंगे। इसका क्या ओवरऑल असर जो है वो देखने को मिलेगा? देखिए, पहले तो ये समझना होगा अमेरिका के क्या फायदे नुकसान बताया, बिल्कुल ड्यू रेस्पेक्ट। एक तो उसने कमाई की है, तेल मार्केट पे उसने कब्जा करने की कोशिश अभी शुरुआत ही की है। अपनी तेल का रेट बढ़ा के, तेल का भाव बढ़ा के अब अपने तेल को बेचने की स्थिति में है, अपने गैस को बेचने की स्थिति में है, जो पहले नहीं बिका था। दूसरा, जो वेनेजुएला एक बहुत बड़ा लगभग 17% तक वो 15-17% वो कंट्रीब्यूट करता है और रिजर्व उसके पास है दुनिया के, तो उस पे एक तरह से कहिए अमेरिका का कब्जा हो गया। तो तेल की कीमत और तेल की सप्लाई चेन और तेल के सप्लाई क्वांटिटी उसे भी अब अमेरिका का कब्जा रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ईरान में भी किसी न किसी रूप में, चाहे जो एक बड़ा पीस जिसने बना लिया है पैलेस्टाइन में, गजा में, वैसा ही कुछ मैकेनिज्म की यहाँ बात है। एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म यहाँ भी हॉर्मुज में बनेगा और निश्चित रूप से अमेरिका का उस पे कब्जा रहेगा। तो यहाँ भी तेल का खेलेगा, उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा।